को कंक्लूड करना है तो उसी दौरान होगा। एनीवे, सो नो गब्बाजी, नाउ आई एम स्टार्टिंग फिजिक्स। सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने, ये बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है? जस्ट चेक द क्लियरिटी। फिजिक्स दिख रहा है? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर? और पीछे करो थोड़ा। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग थिन फिल्म का कंसेप्ट यूज कर देख रहे थे, और उस थिन फिल्म में के अपर और लोअर लेयर्स हमारे पास था। और अगर एग्जांपल थिन फिल्म का देखें तो दैट वाज द सरफेस ऑफ सोप बबल, वो भी एक थिन फिल्म का काम करता है। या फिर अगर कहीं रोड में अगर कोई पेट्रोल गिरा हो तो वहां पर जो पेट्रोल का जो सरफेस है और उससे जो वेपर है, इन दोनों के बीच, इन दोनों का जो अपर और लोअर पार्ट है, ये एक फिल्म का काम करता है। सो थिन फिल्म में बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड इसका उपयोग होता है और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो हमने थिन फिल्म को कुछ इस तरह से ड्रा करने की कोशिश किया था। दिस इज द अपर बाउंड्री एंड दिस इज द लोअर बाउंड्री। सो अगर कोई हम पेट्रोल के ऊपर जो फिल्म बन रहा है उसकी बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तुम्हारा पेट्रोल है, ये उसका वेपर है। अगर हम सोप बबल की बात करें तो ये वो एयर वाला पार्ट है जो बबल के अंदर होता है, और ये सिर्फ जो है वो माइक्रोमीटर थिकनेस का अपर और लोअर पार्ट है। सो दिस इज दैट थिन फिल्म, और इसका थिकनेस हम लोगों ने फिगर रिप्रेजेंटिंग दिस थिकनेस इज टी। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने इस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था म्यू। ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस का एक फिल्म इसके लोअर और अपर बाउंड्री में बना दिया था। इसके बाद फिर इसमें डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कैसे हो रहा है, इसके लिए यहां पर एक इंसिडेंट रे, फर्स्ट लेट अस ड्रा द नॉर्मल, दिस इज दैट नॉर्मल ड्रॉन। देन इसमें इंसिडेंट रे विद थीटा एंगल से इसमें लाइट जो है वो इंसिडेंट रे। ओके, सो दिस इज थीटा आई। So this angle is theta I, angle of incident। जनरली तुम लोग इसको आई आर ऐसा लेते हो। अगर इसी के बाद फैमिलियर हो आई आर से तो अपन आई से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। So let us represent this by okay. So this is angle of incident, this is I think in 12th class it is represented by I. So I is angle of incidence। इसके बाद फिर ये रेयर मीडियम है, दिस इज एयर and this is film। so obviously ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये नॉर्मल की तरफ डेविएट होता है। and this second angle is this is r, this is angle of refraction। यहां पर ये बीम इस पार्ट पे आया, इसमें इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद यही ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हो रहा है और सेकंड पार्ट जो है द सेम एंगल ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दीस आर द टू, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड व्यू। सो दिस इज रिफ्रैक्टेड। सेकंड सरफेस में अगर बाय द तुम पेंसिल और इसका स्केल लेकर अगर बनाओगे तो ये बहुत बढ़िया डायग्राम बनेगा। मैं तो स्कीमेटिक थोड़ा रफ टाइप से डायग्राम बनाता हूँ, तो चूंकि इसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री यूज में आना है तो तुमको हर चीज जो है प्रॉपर्ली विजुअलाइज होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना। इन द सेकंड एंड यहाँ पर इस पार्ट पे पॉइंट पर सेकंड लेयर पर सेकंड पॉइंट है, इस पर फिर से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज दैट नॉर्मल ड्रॉन। So if this angle is r, obviously this angle will be r। ये एंगल की जो वैल्यू होगा वो भी r होगा। तुम लोगों को इसको ज्योमेट्री में 7th 8th क्लास में इसको पढ़ाया जाता है। टू पैरेलल रेस है और इस प्रकार से जब क्रॉस सेक्शन होता है तो कुछ कुछ एंगल का नाम लेकर के इसको करते हैं। सेकंड, यहाँ पर फिर से ये
रिफ्रैक्ट हुआ, और एक पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हुआ विद द सेम एंगल, सो द सेम एंगल। तो नॉर्मल जो ड्रॉ किया जाएगा वो इस प्रकार से, इसका ठीक बीचों बीच दिखना चाहिए। ओके, सो दिस इज आर, सो दिस विल बी आल्सो। तो ये बीम यहां से आया, इस प्रकार से गया, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर फिर से ये रिफ्लेक्ट होना है इस डायरेक्शन पे, और एक पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट। तो ये नोमेनक्लेचर कर दें। तो दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, सो अब ये जो इंटरफ्रेंस होना है, इस इंटरफ्रेंस में ये दोनों बीम जो आउटपुट के फॉर्म पे आ रहा है, इन दोनों बीम के बीच में इंटरफ्रेंस हो रहा है। ये बीम यहीं से जनरेट हो रहा है, दोनों बीम यहीं से जनरेट हो रहा है। एक यहां से बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से एक पार्ट इस डायरेक्शन पे गया, दूसरा पार्ट इस डायरेक्शन पे आया। इस डायरेक्शन पे आने वाले यहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर से रिफ्लेक्ट होते हुए इस डायरेक्शन पे निकला, मतलब सेम बीम से, दिस इज द पैरेंट बीम, इस पैरेंट बीम से ये दोनों बीम जनरेट हो रहा है। दिस इज द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब ये क्योंकि ये दोनों जनरेट हो रहे हैं, मतलब ये कोहेरेंट है, सारे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पैरेलल दिख ही रहा है, डायग्राम बनाते समय ध्यान में रखना कि एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल पैरेलल दिखना चाहिए। तो ये पैरेलल है, कोहेरेंट है, फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ता, तो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल है। एम्पलीट्यूड इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि एम्पलीट्यूड सिमिलर है, तो सारे कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है और इसमें इंटरफेरेंस होगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करनी है। पाथ डिफरेंस किसके किसके बीच? सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन वी हैव टू कैलकुलेट path difference data between which A, this is here, it is generated from this, so this is B C D E and next one is BF। ये दो रे हैं, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस वी हैव टू कैलकुलेट। अब इस कैलकुलेशन में देखें, यहां से मैं इसको एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, मेक अ नॉर्मल हियर, दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन एंड अब जैसे ये नॉर्मल इसमें हमने ड्रॉ किया, तो ये वाला जो पोर्शन, ये पोर्शन तो इनफाइनाइटली जहां पर में इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वहां तक बराबर हो गया। तो यहाँ पर अगर तुम्हारी बाइट में यहाँ पर एक स्क्रीन रख दिया, तो स्क्रीन रखने से दिख रहा है ये वाला पाथ और ये वाला पाथ क्या आइडेंटिकल हो गया। जो पाथ डिफरेंस आना है वो पाथ डिफरेंस कहां से कहां तक होना है, ये वाला पोर्शन होना है, और दूसरा जो है वो ये पोर्शन होना है। सो द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू द पाथ डिफरेंस data that is equal to BC plus CD minus this BN। BC डायग्राम को ध्यान में रखना, नोमेनक्लेचर ये रैंडम रखा जा सकता है, कोई ये मैंने BC लिखा है BC लिखो, लेकिन तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट और कैलकुलेशन में अभी BC रख रहे हैं। सो दिस BC CD माइनस BN। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो BC और CD है ये मीडियम में, फिल्म के अंदर है, तो यहां पर इसको लिखना पड़ेगा इन द फिल्म, और इसमें लिखना पड़ेगा इन एयर। अब इस फिल्म और एयर में वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है उसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ को रिलेट कर दो। जब हम वो एक ग्लास प्लेट किसी रे के बीच में ला रहे थे तो किस प्रकार से चेंज आ रहा था, वो म्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय BC प्लस CD। नाउ दिस इज इन एयर। अब ये भी एयर में हो गया, पहले हम इसको लिखे थे इन फिल्म। ये थोड़ा सा इन कुछ चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है।
स्टार्टिंग में दिस इज इन फिल्म, उसको हम इन एयर अगर कोई कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अपने को मैथमेटिक्स करना है, ये तो एयर में है, ये फिल्म में है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको डायरेक्ट मैथमेटिक्स करते हैं, दोनों को एयर में लाना पड़ेगा या दोनों को फिल्म में लाना पड़ेगा। कब सर वहां वाला एनआईटी वाला, अरे गुड, बधाई, कुछ कमेंट्स नहीं आया, सब डायरेक्ट एक्सेप्ट कर दिए, नाइस, गुड न्यूज़, अच्छा लगा मुझे। तो दिस BC plus CD in air minus BN in air, अब दोनों एयर में हो गया, अब बार बार एयर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आइडेंटिकल मीडियम हो गया, मीडियम अलग अलग था तो हमने उसको फिल्म और एयर लिखा था, ठीक है। अब देखें, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब कभी हम फिजिक्स करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो हमारे पास जो भी कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन हमें नोन पैरामीटर्स के टर्म में करना चाहिए। क्या लिख रही है, पढ़ेंगे कर क्या रहे हो, अच्छा मुझे लग रहा है कि कुछ और नोट्स करते हैं, ओके। सो जब कभी भी हम डेरिवेशन करते हैं, फिजिक्स का एक फंडा है, डोंट जस्ट फॉरगेट मैथमेटिक्स, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, फिजिक्स को एंजॉय करनी है। साथ साथ फिजिक्स के साथ एक चीज ये है, आपको डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन से अगर डर लगता है तो सिंपल सा थीम है, आउटपुट को ध्यान में रखो, और जो आउटपुट जो है वो किस टर्म में होना चाहिए, वो होना चाहिए नोन पैरामीटर्स के टर्म में। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे इस पार्टिकुलर कंसेप्ट में नोन पैरामीटर्स क्या क्या है। हमारे पास जो नोन पैरामीटर्स हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने कहा था कि भाई थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। मैंने दूसरा नोन पैरामीटर मैंने बना के रखा है, दैट इज थिकनेस ऑफ दिस फिल्म, थिकनेस ऑफ फिल्म जो है वो भी नोन पैरामीटर है। इसके बाद मैंने दो टर्म और लिया है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको भी एक प्रकार से नोन पैरामीटर मान करके चलते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही लाइट उसमें इंसिडेंट कराएंगे। तो अब दोनों को लेने के बजाय हम अगर एक को ले तो हमारे लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक म्यू वाला एक टर्म है, स्नेल्स लॉ वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नोन पैरामीटर है वो है म्यू, थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मींस जो भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, उस कैलकुलेशन में जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट इन चारों के टर्म में आना चाहिए, हमें लाना है पाथ डिफरेंस। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट मैथमेटिक्स। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हमें यूज करनी पड़ेगी। अब देखिए यहां पर BC, which one is BC? This is BC. अब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को मैं लेने वाला हूं, दैट इज M and this is A, this is M. So इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को मैं लेने वाला हूं, दूसरा ट्रायंगल को मैं लेने वाला हूं। एक ट्रायंगल से मुझे मिलने वाला है BC और दूसरे ट्रायंगल से मुझे मिलने वाला है CD, और ये BC और CD को मैं नोन पैरामीटर्स के टर्म में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो इस पार्टिकुलर ट्रायंगल में नोन पैरामीटर क्या है, एक तो थिकनेस T, दूसरा ये एंगल R। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में यूज करनी है कि जो आउटपुट आना चाहिए वो BC जो है वो थिकनेस T और R के टर्म में होनी चाहिए। सो फ्रॉम ट्रायंगल BCM, BC इज इक्वल टू, चलिए फिर बताइए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए, साइन cos tan जो भी तुम लगा सकते हो। In terms of thickness, CM and R. CM will be base. Okay, right angle triangle. Cos term में आएगा T cos थीटा कि T by cos आता है, cos R. So this is CM by PC, this is cos R. हाँ, तुम उल्टा बोल रही थी ना? हाँ, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिखा। So this is BC, it is equal to CM by cos R, and CM is nothing but T. So this BC is equal to T by cos R. Similarly, in the second triangle, in the triangle left and the triangle CDM, do the same mathematics. In the CDM, this CD, this is also equal to T by cos R. Check it. सर BN को अगर फिल्म में करना होगा तो क्या करेंगे? क्या चीज करना होगा? तो BN को फिल्म में कन्वर्ट करना होगा तो
इसको फिल्म में अगर कन्वर्ट करना है तो bn को फिल्म में कन्वर्ट करने की अच्छा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हो ना, वहां पे उसको डिवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने फिल्म को एयर में कन्वर्ट किया तो इसमें म्यू से मल्टीप्लाई किया, अगर एयर को मुझे फिल्म में कन्वर्ट करना पड़ता तो उसको म्यू से मुझे डिवाइड करना पड़ता है ना। और मल्टीप्लिकेशन को हम लोग जनरली मैथमेटिक्स में इजी मानते हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन करो तो ज्यादा अच्छा है। या कैलकुलेशन हम वैक्यूम में या एयर में, ये हम लोग को थोड़ा इजी लगता है, इसलिए बेहतर ये है कि हम उसको एयर में करें, इसलिए उसको एयर में कन्वर्ट किया गया। तो ये दोनों टर्म आ गए, तो ये हमारे पास BC और CD टर्म आ गया। लेट्स स्टार्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन 2। I should take this BC plus CD. This implies BC plus CD. It is equal to, just add these two. So this is 2t by cos r. This is equation number 3. Now, next part is we have to calculate this Bn. ये दोनों कैलकुलेट हो गए ना, दोनों में हमारे पास नॉन पैरामीटर T और R के टर्म में आ गए। मैं थोड़ा सा स्लो कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, है ना, और सबको तुमको भी, बाकी लोग जो उधर कैमरे के उस पार बैठे हैं वो लोग भी सबको कैलकुलेट करते रहना। मैं किसी भी स्टेप को पूछ सकता हूँ, है ना, जहां पे भी कोई भी डाउट हो उसको कर लेना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, बहुत सारे इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगते हैं। So next we will start Bn. Where is that Bn? I have to calculate this Bn. अब इस Bn को भी मुझे T थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह के टर्म में लेना है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके टर्म पे लेना है। तो थोड़ा सा अगर तुम लोग ज्योमेट्री जानते हो कि दिस एंगल इज I, then this angle will be I. ओके, अब ये वाला टर्म हमें नहीं मालूम, वाला टर्म हमें नहीं मालूम, हमें ये पता, ये हमको कैलकुलेट करना है, ये एंगल I पता चल गया। इस I को मैं इस टर्म में B और D के टर्म में लिख सकता हूँ। अब B और D के टर्म में लिखने का फायदा क्या होगा, इसको हम BM और MD के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इस ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना। मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस Bn। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है अंडर कंसीडरेशन वो है, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, तीसरा ट्रायंगल ये है। फर्स्ट टाइम हमने ये दोनों ट्रायंगल को यूज किया, हमारे पास जो टर्म आया था वो T और R के टर्म हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। यहां पर इस ट्रायंगल को बचा के रखा हूं, इस ट्रायंगल में हम Bn और इस साइड को ले लें, और ये वाला जो साइड है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, ये दो पार्ट में, इतना और इतना, जो कि इस ट्रायंगल से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद फिर इसको ले लेंगे और कैलकुलेशन हम लोग परफॉर्म कर देंगे, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये टर्म को ध्यान में रखना, ये दोनों इक्वेशन रखना, मैं पूछूंगा भाई कि इक्वेशन कहां पे कितना था, तो मिल जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट Bn। सो फ्रॉम ट्रायंगल BBN, from triangle BBN, do it। थोड़ा साइन लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हाँ दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो साइन I is equal to Bn upon this is BD। So this implies Bn is equal to BD multiplied by sin I। तो बच्चों टाइप का मैथमेटिक्स करा रहा हूं मैं इतना डिटेल्स नहीं कर रहा। So BD is equal to BM plus MD, this two parts BM and MD multiplied by sin I। अब ये BT और BM को ये नॉन पैरामीटर T और R के टर्म में लिखो। So now this is equation number 3 or 4, whatever. From triangle, you have to write the name of each and every triangle. BCM, BM it is equal to नॉन पैरामीटर। मैं मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, है ना, नॉन पैरामीटर ये हो गया R और ये हो गया थिकनेस।
So this is that this is perpendicular, this is base. So base और perpendicular का relation जो है या तो tan में रहता है या cos में रहता है. किसमें लिखे हैं? tan में लिखे हैं. So this BM is equal to tan. This is T tan theta, T tan R. Okay. चेक कर लो भाई, मुझ पे भरोसा मत करना. मैं तो जब रिजल्ट गलत आएगा ना तो फिर कहूंगा भाई तुम लोगों ने कहीं पे गलत किया या मैंने कहीं गलत किया. थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है ना कभी कभी मेरे ऊपर. यस आई नो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आल्सो. तो इसलिए कहीं पर भी अगर गलत होता है तो तुम मुझे बता सकते हो. मैं एकदम बिल्कुल हार्डली अप्रिशिएट करता हूँ, है ना. सही है ये? हाँ. बाकी लोग इधर भाई. विपुल कैलकुलेशन सही है बेटा? सही कर रहा हूं मैं. अब एमडी वैसे निकाल लो. एंड फ्रॉम ट्रायंगल MCD what we have to calculate? MD is equal to this also T tan R. This is multiplied T tan. Okay, so let us put this value here and try to find the value of this BN. BN निकालने की कोशिश करें. So this implies BN is equal to 2T tan R multiplied by sin I. Okay. अब इसमें I और R दोनों है. थोड़ा सा एक को हटाने की कोशिश करें. नंबर ऑफ पैरामीटर थोड़ा कम करें. थोड़ा हमारे पास Snell's लॉ भी तो है. So from Snell's law, what we have is sin I by cos sin I by sin R. It is equal to mu. Okay, so sin I can be written as equal to, so the sin I is equal to mu sin R. So this Bn can be written as equal to, this implies Bn is equal to 2T. Now I am converting this sin to this tan in sin and cos, ताकि आगे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाए. So this is equal to sin R by cos R multiplied by mu sin R. Mu sin R. So one will have, this is 2 mu T. Mu शामिल आ गया मैंने. Sin square R by cos R. यहाँ पर भी वही म्यू टी और आर आ गया. वहां पर भी म्यू टी और आर था. अब हमें जोड़ने घटाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, है ना. सो दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाटएवर इक्वेशन नंबर 4 या 5 जो भी. अब हम टोटल पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. इक्वेशन पहला हमारे पास फर्स्ट हाफ वाला टर्म तो था ही 2 म्यू टी cos r जैसा कुछ क्या था टर्म. दिस वाज 2 म्यू टी अपॉन cos r ऐसा कुछ था. सो द पाथ डिफरेंस विल बी so the path difference delta, this is equal to, अब इक्वेशन नंबर लिख लेना है ना. फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर शायद 2 था. एक मिनट लिखा दो. इक्वेशन नंबर 2. अच्छा 1 है क्या? इक्वेशन नंबर 2 और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 2 एंड अभी कौन सा है? 4. मैंने इसको 5 लिखा था. Okay, so from equation number 1, equation 1, 2 and 4, put the value of this delta. So this delta, this is equal to 2 mu t by cos r. कितना था फर्स्ट वाला पार्ट में? सेकंड पार्ट कितना है? विथ माइनस साइन. माइनस दिस इज द सेकंड पार्ट. दिस इज 2 mu t sin square r by cos r. अच्छा लग रहा है देख करके. बढ़िया ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन. जो कॉमन है उसको कॉमन निकालो और आगे फिर एक आधी स्टेप कैलकुलेशन करो.
चलो निशान जल्दी कैलकुलेशन करके बताओ इसका आंसर क्या है। निशान गुप्ता गायब है? यस सर। अच्छा गायब हो, चल ठीक, हाँ कल कैलकुलेशन करके बता जल्दी। बाकी लोग भी जिससे पहले आ जाए आंसर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ईशा जैन, ट्यूम्यूटी का सर, ये सर ड्यूटी कॉस आ रहा है सर। सभी से आ रहा है। रोहन सिंह, तो दिस इज ट्यूम्यूटी बाय cos r, ये कॉमन हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर r, ये तो बच्चों वाला फार्मूला है, हो गया सर। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में यही वाला फार्मूला रहता है। तो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर r, और cos से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज ट्यूम्यूटी cos r, दिस इज पाथ डिफरेंस। Okay, so this is from the calculation, but as far the physics is concerned, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। ये तो मैंने मैथमेटिक्स करके जो पाथ डिफरेंस अभी निकालना था मैंने निकाल दिया। यहाँ पर मैं एक स्टोक्स लॉ यूज करने वाला हूँ जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुमको जानना चाहिए क्योंकि वो एक एडिशनल टर्म यहाँ पे जोड़ता है। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जब कभी भी ऐसे कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है, और अगर कोई रे किसी डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इधर अगर तो हम रियर माने, तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, सरफेस ऑफ द रियर मीडियम। लेकिन ये वाला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहाँ पे, ये डेंसर है, डेंसर के सरफेस से हो रहा है। तो जब कभी भी कोई भी रिफ्लेक्शन किसी डेंसर सरफेस से होता है तो उसमें पाई का फेस डिफरेंस या लेमडा बाई 2 का एडिशनल पाथ डिफरेंस हो जाता है। मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें भी लेमडा बाई 2 मिसिंग है, प्लस माइनस लेमडा बाई 2 इसमें हो सकता है, जनरली हम लोग लेमडा बाई 2 प्लस में लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं एक सेंटेंस आप लिख रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से लिख लेना। सो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, when any ray reflects from the surface of denser medium, so when any ray reflects from the surface of denser medium, then it contains an additional phase difference। अगर फेज की बात करें तो फेज डिफरेंस ऑफ पाई, अगर फेज डिफरेंस के टर्म मिलेंगे तो पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है। अब पाई का फेज डिफरेंस हो रहा है तो पाथ में डिफरेंस में कितना आएगा, लेमडा बाई 2, और पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा बाई 2। So the total path difference will be, इसमें हमें lambda by 2 ऐड करना पड़ेगा। So the effective path difference that is lambda, it is equal to now 2 mu t cos r plus lambda by 2. This is that effective path. This lambda by 2 is because of Stokes' law. So Stokes' law states that when any beam, any ray reflect from the denser surface, the surface of the denser medium, then it will possess an additional path difference of lambda by 2 और phase difference of pi. अगर कोई भी डेंसर मीडियम के सरफेस से अगर रिफ्लेक्ट होता है तो उसमें इतना पाथ फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का चेंज आ जाता है। तो इसको या तो ऐड करना पड़ता है, कुछ बुक्स में इसको माइनस में भी किया जाएगा, कुछ में प्लस में किया जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जनरली इजी कैलकुलेशन के लिए हम प्लस में ले लेते हैं। सो दिस इज प्लस लेमडा बाई 2। सो नाउ वी विल, तो ये कैलकुलेशन समझ में आया ना, एक बार हम रिपीट करें। मैंने क्या क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। इनका ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है बीसी और सीडी और इसके बीच में। ये चूंकि एयर में मीडियम में है तो इसको इन मीडियम या इन फिल्म में लिखना है, उसको एयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको म्यू से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद फिर ये दो ट्रायंगल लेकर के
आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है, ट्रिग्नोमेट्री इस ढंग से करनी है कि हमारे पास जो नोन पैरामीटर है थिकनेस और इस आर के टर्म पे रिजल्ट है। ट्रिग्नोमेट्री साइन और cos के टर्म में बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किया था दैट bn, तो bn के लिए एंगल i है, तो इस i को हमने लिया है, तो ये वाला टोटल नोन नहीं है, हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो हमने इसको b और d के टर्म में लिया, और ये वाले जो आर्म है ये b, इसको दो पार्ट में किया, bm और md, और इस ट्रायंगल को फिर से हमने यूज किया। तो ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल दो बार यूज में आया है, पहले कैलकुलेशन में BC और CDK में, और सेकंड टाइम हम जब कैलकुलेट कर रहे थे BN कैलकुलेट कर रहे थे तब भी ये ट्रायंगल हमने यूज में लिया है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस BM और MD। फिर उसके बाद फिर उसको खंगालना है, खिचड़ी बनानी है, और आउटपुट के फॉर्म में तुम्हारे पास जो आएगा दैट इज 2 mu t cos r। सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसके बाद फिर इसमें एक एडिशनल टर्म आ रहा है दैट इज λ/2, ये इसलिए क्योंकि हमने स्टोक्स लॉ यूज किया है, और वो स्टोक्स लॉ को तुमको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। Okay, now for constructive interference, for constructive interference are maximum intensity मैक्सिमम इंटेंसिटी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन हम लगाएंगे, क्या होता है दैट लैम्डा पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, n का इवन λ/2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए, इसको अपन लिख सकते हैं दैट इज 2n मल्टीप्लाइड बाय λ/2, λ/2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए, उसको यहाँ पे पुट कर दो। सो दिस इंप्लाइज this is 2 mu t cos r plus λ/2 is equal to 2n multiplied by λ/2। अब λ/2 का एक साथ रखें, हमारे पास होता है that is 2 mu t cos r is equal to 2n minus λ/2। This is condition for the constructive interference कि λ/2 का ये ऑड मल्टीपल हो जा रहा है। 2 mu t cos r की वैल्यू λ/2 का ऑड मल्टीपल हो तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहां पर हम λ/2 का इवन मल्टीपल लेते आ रहे हैं पाथ डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चूंकि एडिशनल λ/2 आ रहा है तो उसको उस डायरेक्शन में ट्रांसफर कर रहे हैं, पास हो गया 2n - 1 λ/2। एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड फॉर डिस्ट्रक्टिव interference or minimum intensity, what will be the term? This delta prime, this, let us take this effect, delta prime, it must be equal to 2n minus 1 λ/2 or 2n plus then we are getting plus, so this 2n plus 1 λ/2 क्या होना चाहिए। अब इस वैल्यू को वहां पे पुट कर दो, हमारे पास आ जाएगा that is 2 mu t cos r plus λ/2 is equal to 2n plus 1 λ/2। ये λ/2 दोनों साइड से माइनस हो जाएगा, हमारे पास जो टर्म आ रहा है वो हो जाएगा that is 2 mu t cos r is equal to 2n multiplied by λ/2 और 2 mu t cos r is equal to n λ। So 2 mu t cos r it is equal to n lambda, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है। ओके, अब हमारे पास जो पैरामीटर है वो है थिकनेस, दूसरा पैरामीटर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो पैरामीटर, और तीसरा जो पैरामीटर है दैट इज r, दैट्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर लाइट अगर किसी सरफेस पर अगर नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो ये cos r की वैल्यू जो होता है वो r की वैल्यू 0 हो जाता है। तो उस केस में इफ लाइट इंसिडेंट, सो सम स्पेशल कंडीशंस, one of the special condition when light incident normal to the surface के नॉर्मल अगर कोई इंसिडेंट होता है then r is equal to 0
that is cos 0 is equal to 1. Okay, so यहाँ पर cos का वैल्यू 1 रख दो, so this is 2 mu t, cos r is 1, so this is equal to 2n minus 1 lambda by 2 for maximum, maximum और maximum for bright fringes, ऐसा कहना चाहिए, bright fringes, maximum मतलब bright fringes मिलता है, and this 2 mu t is equal to n lambda for dark fringes are minimum. ओके, ये अब यहाँ पर एक छोटा सा और ये हो सकता है, ये हमने यहाँ पर ऐसा पैरेलल फिल्म लेकर रखा है, वेज शेप फिल्म भी हो सकता है, कैन फिल्म वेज शेप अगर कोई फिल्म हुआ, ऐसा पैरेलल नहीं हुआ, मींस दैट फिल्म विल बी लाइक दिस. So this is that lower part and this is angle theta. तो दो सरफेस थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है. लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, नॉर्मली लाइट इसमें इंसिडेंट हो रहा है, लाइट बीम इंसिडेंट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे इसमें एक पर्टिकुलर एंगल पे जा भी रहा है. सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा डेविएट हुआ, इस पार्ट से ये इस तरह से पहुंचा और थोड़ा सा एंगल बनाते समय ध्यान रखना, इंसिडेंट हुआ इस डायरेक्शन. ये दोनों बीम जो है पैरेलल होनी चाहिए. डायग्राम थोड़ा बुक से अच्छे से देख के बनाना है ना. यहाँ पर लाइट इसमें ऑलमोस्ट नॉर्मल ये ग्राफ हो रहा है और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होकर के इधर डेविएट हुआ फिल्म में और यहाँ रिफ्लेक्ट होकर फिर से ये बीम इस तरह से जा रहा है और ये बीम जाने के बाद इस प्रकार से ऐसे निकलता है. इस बीम को हमें पैरेलल बनानी है. ये दोनों बीम पैरेलल बननी चाहिए क्योंकि भाई जब तक पैरेलल नहीं होगा इंटरफेरेंस नहीं होगा. ठीक है, फिर से बनाओ. मतलब ऑब्जेक्ट सरफेस थीटा एंगल पे दोनों सरफेस है ना. एक बार फिर से मैं बनाता हूं डायग्राम को. So this is that inclined surface, this angle is theta. Light is incident हो रहा है, so let us have light is incident हुआ with a particular angle और ये इस डायरेक्शन पे डेविएट हुआ. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पार्ट पे आया और ये इस प्रकार से इस डायरेक्शन पे गया. सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इस डायरेक्शन पे गया. Okay, so similarly this is A, B, C, D, E और F. चीज वही है, हमने उसी रेट को हमने लिया है. यहाँ पर भी वैसे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब इसमें म्यू हमने आइडेंटिकल रखा, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी आई रख दिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आ रख दिए. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्योंकि मैंने कहा ऑलमोस्ट नॉर्मल है तो हम cos r के वैल्यू को 1 रख दिए, नो प्रॉब्लम हुआ, उसका टंटाई खत्म. क्योंकि अपन एंगल कैसे मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंटली. जो वेरिएबल है दैट वेरिएबल इज एक्चुअली द थिकनेस. सो हियर द थिकनेस ऑफ फिल्म दिस इज t1. भाई अलग-अलग थिकनेस होगा क्योंकि ये इंक्लाइन में है. So this is the thickness is T1 and here in this part the thickness is T2. तो इन दोनों अलग-अलग पार्ट पे, इन दोनों पार्ट पर एक जगह थिकनेस T1 है, दूसरी जगह जो थिकनेस T2 है. दोनों पार्ट पर हमारे पास डार्क के लिए या ब्राइट के लिए दो इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी. ओके, तो ये थिकनेस वाला पार्ट को मैं अलग से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ. So this is that theta
इस पार्टिकुलर पॉइंट पर एक जगह बीम ये हो रहा है, एंड हियर थिकनेस इज T1 एंड हियर देयर इज अनदर पार्ट, हियर दिस थिकनेस इज T2। तो अलग अलग पार्ट। डार्क पॉइंट के लिए तो हम जनरली न्यूटन रिंग वगैरह इसमें क्या करते हैं, डार्क वाला जो पार्ट रहता है उस पार्ट के लिए कैलकुलेशन को यूज करते हैं। तो फॉर डार्क फ्रिंजेस at position, let us say this is A, this is B. At position A, the relation will be that is 2 mu T1 cos r is 1. This is equivalent to n lambda. ओके, सो n is 1 here. नेक्स्ट यहां पर जो टर्म आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज n plus 1. नेक्स्ट है ना, उसको भी n मत लिखना। सो एंड फॉर डार्क फ्रिंजेस एट पोजीशन B, तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना, सो दिस इज 2 mu T2 दैट इज इक्वल टू n plus 1 lambda. T2 जाता है, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें इसको माइनस कर दें तो हो जाएगा 2 mu T2 minus T1 is equal to n lambda कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू lambda। अब हम दिस एंगल विल बी थीटा, इसको थीटा के टर्म में हम लिख सकते हैं और फ्रिंज विड्थ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज लेट्स से xn एंड द सेकंड वन इज दिस इज xn plus 1। So here this angle is theta, this is T1, this is xn। तो थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करो, दिस इज T1 by xn, T1 by xn is equal to tan theta। Check it, this is T1, this is xn, so T1 by xn, this is tan theta, or xn it is equal to T1, so this T1 is equal to xn tan theta। Similarly this T2 by xn plus 1 is equal to tan theta, दोनों जगह में tan theta ही रहेगा। So this T2 is equal to xn plus 1 tan theta, पूरा mathematics। Now why I am trying to do this, because I have to calculate the fringe width। fringe width में क्या होगा कि यहाँ पर जो fringe बन रहा है, यहाँ पर जो fringe बन रहा है और यहाँ पे जो fringe बन रहा है उनके बीच का gap मुझे लाना है, ये gap मुझे calculate करना है। And this gap is actually equal to xn plus 1 minus xn. That's why I am doing this. If you are using any mathematics, then you should know the answer. मैं तुम क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं xn के टर्म में क्यों कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बीटा कैलकुलेट करनी है। And beta is here, so here beta that is actually equal to xn plus 1 minus xn, ये मुझे निकालनी है। तो यहाँ पर ये T1 मैंने कैलकुलेट कर लिया, T2 कैलकुलेट कर लिया, अब ये पुट कर दो इस वैल्यू को। So what we will have, this 2 mu T2 is xn plus 1 tan theta, T1 is xn tan theta, so this is 2 mu को कॉमन निकाल देता हूं मैं, by T2 is xn plus 1 minus xn multiplied by tan theta is equal to lambda। Okay, so calculate it for this, so this xn plus 1 minus xn is equal to lambda by 2 mu tan theta। If angle is very small, ये angle इतना बड़ा नहीं होता, angle is very small, then we can have this tan theta it is equal to theta। sin theta और tan theta अगर angle small हो तो हम उसको theta के बराबर लिख देते हैं। So if the angle is very small, for a smaller angle, tan theta can be written as equal to theta। So this
xn plus 1 minus xn is equivalent to lambda by 2 mu theta, and this is nothing but beta, the fringe width. So the fringe width beta is equivalent to xn plus 1 minus xn. So beta it is equal to lambda by 2 mu theta. तो यहां पर एक ऐसा बढ़िया स्ट्रिप बनेगा, यहां पर एक डार्क लाइन बनेगा, यहां पर एक दूसरा डार्क लाइन बनेगा, और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ये बीटा होगा, and this beta is nothing but lambda upon 2 mu theta, where mu is the refractive index of this material, lambda is the wavelength of light incident, and theta is the angle of this wedge step film. So उस wedge का एंगल है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, lambda की वैल्यू निकाला जा सकता है ना. So this is that angular term. This is beta. This depends on the refractive index and that. Okay, we will use this theory in Newton's ring experiment. In Newton's ring experiment, in the next class, we will discuss how such a wedge film is formed. And there, one good thing is, there we have to take air film. When the refractive index mu, we will take 1. Okay, so in the next class we will discuss about Newton's ring experiment, and after that हम जो है उस Newton's ring वाला एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म करवाएंगे. अगर सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, ऑफलाइन हो जाते हैं तो और अच्छी बात है ना. अदरवाइज जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं वैसे ही पार्शियल मतलब हाइब्रिड सिस्टम यूज करेंगे. आधे बच्चे जो है वो ऑनलाइन देखेंगे और देख करके रीडिंग जो है वो यूज करेंगे. ओके, सो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द टुडेज क्लास. आप लोग प्लीज एक बार ये सारा डेरिवेशन को जाते ही आज कर लेना, अदरवाइज ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर. हाँ, प्लीज गिव द अटेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल. मालूम है कि लास्ट में सर बोलेंगे तो भड़बड़ा के बाकी लोग भी नहा धो के आके अटेंडेंस के टाइम बैठ गया.